हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेंसिटी एकेडमी में। तो आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 5 में हमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे भी और बहुत ही इजी तरीके से इनके सारे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी होगी तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट जरूर कर ले, क्योंकि उसमें मैंने किसी भी दो कंट्री के बीच टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन कैसे देखा जाता है या मैप की क्या इम्पोर्टेंस होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। तो इसलिए आप एक बार जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर कर लो पिछली वीडियोस को। तो चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 5 में परिमंडल के बारे में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये परिमंडल आखिर होता क्या है। तो बेसिक सी बात है, तो बहुत इजी तरीके से इसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। परिमंडल के अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऊपरी सतह पर हवा, पानी और जमीन साथ साथ मिलते हैं। क्या होता है कि ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो है वो हवा, पानी और जमीन साथ साथ मिलते हैं। यहीं पर अधिकांश जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। हवा, पानी, जमीन और जीवों से बनी पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? परिमंडल कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ये हम तो आप सभी जानते ही होंगे कि पृथ्वी क्या है, वो एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है जहाँ पे मानव जीवन संभव है। मानव जहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो कि है भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर ही मौजूद है। इसलिए क्या है, यहाँ जीवन संभव है। इससे पहले मैंने परिमंडल का भी अर्थ आपको समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या है, पृथ्वी की जो सतह है उसमें क्या है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं। वो तो 3 घटक कौन कौन से हैं? तो वो हमारे 3 घटक है भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। इसके बाद हम लोग इन तीनों के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे कि भूमंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या है एवं जलमंडल, इन तीनों में क्या अंतर है और तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने इस पैराग्राफ पे। तो यहाँ दिया गया है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं, पृथ्वी का क्या है जिस पे हम रहते हैं वो क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भूमंडल। हम सभी रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से दिया गया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कि आपको थोड़ी भी परेशानी ना हो समझने में, इजीली सभी को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दिया गया है कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल। मतलब जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, जो ठोस वाला भाग है उसे भूमंडल कहा जाता है, और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहा जाता है? उसे वायुमंडल कहा जाता है। उस वायुमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती है? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती है। ठीक है, इन सारे गैसों की विद्यमानता रहती है वायुमंडल के अंदर। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। क्या है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे जल पाया जाता है, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया है? जलमंडल। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जलमंडल में क्या क्या सम्मिलित है? जल की सभी अवस्थाएं, बर्फ, जल एवं जलवाष्प, ये तीनों जो है वो जलमंडल के अंदर शामिल है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे कि जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जीवमंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल एवं हवा तीनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं।
ठीक है, ये तो हो गई हमारे इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम सभी को पता होनी चाहिए। चल देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर। लिथास का अर्थ क्या है? पत्थर। एटमास का अर्थ दिया गया है वाष्प होता है। ये जो है हमारा इधर दिया हुआ ये क्या है? ये ग्रीक भाषा है और ये हमारा हिंदी भाषा है। ठीक है, यहाँ पे वाष्प है, इसका मतलब एटमास का मतलब वाष्प होता है। ह्यूडर का अर्थ जो होता है वो जल होता है। ह्यूडर का अर्थ जल होता है। लिथास का अर्थ पत्थर, एटमास का अर्थ वाष्प, ह्यूडोर का अर्थ जल होता है और बायोस मतलब क्या होता है? जीवन। आई होप कितनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं भूमंडल के बारे में कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। ये तो हमने ऊपर के पैराग्राफ में देख लिया। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। भूमंडल जो है वो किस चीज से बना होता है? भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से जो है हमारा भूमंडल बना होता है, जिसमें जीवों के लिए सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवों के लिए क्या होते हैं? सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बड़े स्थलीय भूभाग को क्या है? महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। मतलब स्थलीय भूभाग जो है पृथ्वी का हमारा बड़ा भाग जो स्थलीय भूभाग का है उसे महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, जबकि बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो उसमें आपको क्लियरली ये चीज समझ में आती होगी, ये आपने देखा होगा इस चीज को कि क्या है, वो सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई किसी से अलग नहीं है। ठीक है, आगे एक इमेज बना के आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू आपको बताया भी गया है, तो उस इमेज को भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जब आप मैप में आपको बताऊंगी तो ये चीज आप खुद ही आंसर बता दोगे इसका कि स्थलीय भूभाग जो है एक दूसरे से जुड़ी है या नहीं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का तल जो होता है क्या होता है? सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की जो ऊंचाई होती है कहीं पे भी, या कोई एवरेस्ट की चोटी या कोई पर्वत किसी की भी हम ऊंचाई नापते हैं तो वो क्या होता है? समुद्र तल से ही मापा जाता है। ठीक है, इस चीजों को आप याद रखिएगा, जिससे शून्य मान, समुद्र की तल को जो है क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। तो जब समुद्र की तल को शून्य माना जाएगा तो स्थल की किसी भी चीज की ऊंचाई जो होगा उसे हम जहाँ शून्य माने हैं समुद्र तल को वहीं से मापेंगे। तो इन सब चीजों को बेसिक चीजें हैं लेकिन याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको याद नहीं रहेगी तो जब आप कहीं पे भी डिफिकल्ट चैप्टर एक पढ़ोगे, अगर बेसिक चीज क्लियर नहीं रहेगी तो आपको वो चैप्टर पढ़ने में काफी परेशानी होगी। इसलिए बेसिक बातों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम फिगर को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपको ये हल्का स्काई कलर जैसा दिख रहा है, ये सारे जो है ये क्या इंडिकेट करता है? ये महासागर को इंडिकेट करता है। ये सभी क्या है? महासागर। देख रहे हो कहीं से कोई अलग है? यहाँ पे सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं स्थल की। तो यहाँ देखो आप, ये स्थल है, ठीक है ना, ये एशिया, यूरोप, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरब की साइड है। अगर पश्चिम की साइड हम बात करें तो हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ क्या है? ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, ऐसे ही करके यहाँ बढ़ते जाएगा और यहाँ क्या है? यहाँ फिर से 0 आएगा। बीच में सेंटर में जो है यहाँ विषुवत रेखा है, वहाँ क्या है? 0 डिग्री। विषुवत रेखा को 0 डिग्री हम लोग मानते हैं। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो इस तरफ भी देखिए आप कि यहाँ यूरोप और अफ्रीका के बारे में तो हमने देख लिया था। यहाँ पे उत्तर अमेरिका ये रहा आपका और यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका है।
तो दक्षिणी अमेरिका में एक गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि दक्षिणी अमेरिका जो है वो क्या है, संकीर्ण स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है ये उत्तर अमेरिका का संकीर्ण स्थल भाग इसे कहेंगे, इससे ये दक्षिण अमेरिका जुड़ा हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका है वो किस प्रकार के स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि संकीर्ण स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा उत्तर प्रशांत महासागर है। नीचे हम देखेंगे तो यहाँ जो व्हाइट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है और यहाँ पे दक्षिण महासागर है। यहाँ जो जितना भी आपको स्काई कलर का दिख रहा है ये सभी क्या वाटर को इंडिकेट कर रहा है। इस पूरे वर्ल्ड मैप को मैं एक साथ आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आपके पास अगर वर्ल्ड मैप होगा या आप कहीं पे भी गूगल से भी वर्ल्ड मैप को डाउनलोड करके पूरे मैप को एक साथ रख के जरूर समझना, ठीक है, आपको इजिली समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से कितना है, 8848 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे भी क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मापी गई है। क्यों मापी गई है समुद्र तल से? क्योंकि समुद्र तल को हम क्या मानते हैं, जीरो मान के किसी चीज को मापते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा भाग अगर पूछे तो क्या होगा, वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है। इन सारी बातों को आप याद भी रखिएगा, जनरल नॉलेज के भी पर्पज से और किसी एग्जाम में भी ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर पूछे कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है तो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त आप बताएंगे, और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पूछे तो वो माउंट एवरेस्ट होगा। अगर उसकी ऊंचाई पूछे तो वो 8,848 मीटर ऊंचा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। और यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्या पूछा गया है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति कौन थे जो कि 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर मतलब कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 मीटर ऊंचा है, उस पे सबसे पहले कौन चढ़े थे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के अगर पूछे तो तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये जो है वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को तय किए थे। तो ये तो हो गया कि प्रथम व्यक्ति। अगर प्रथम महिला पूछे तो प्रथम महिला में हो जाएगी जापान की जुंको ताबेई। विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और अगर भारत की पूछे तो बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो सभी जो है जितने भी लोग गए हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड के हो व्यक्ति हो या कोई महिला हो, तो वो सभी जो कब गए हैं वो मई में ही गए हैं। तो इन सब चीजों को आप जरूर याद रखिएगा, डेट वाइज भी, डेट और नाम और ये जगह, ये तीनों चीज आपको याद रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी व्यू से और आपके नॉलेज के लिए भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि महाद्वीप की। ये तो हो गई भूमंडल की बातें। अब हम बात करते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो अभी जान लो आप कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। तो वो 7 महाद्वीप कौन कौन से है, तो वो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके बाद हो गया आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, और एक हो जाता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये 7 महाद्वीप है। यहाँ पे आपका दिया भी गया है कि ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। मतलब क्या है, जल राशि के द्वारा क्या है, ये एक दूसरे से अलग है सारे महाद्वीप। वर्ल्ड मैप का इमेज अगर आपने देखा होगा तो वहां से भी आपको ये चीजें इजिली क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है, सारे महादेश जो है वो अलग अलग है, बिल्कुल ही एक दूसरे से सब जुड़े हुए नहीं है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो चलिए मैं आपको इमेज भी दिखा देती हूँ
इससे पहले भी मैंने बताया है आपको। यहाँ पे आप मैप में देख लो कि महाद्वीप का जो है बहुत बड़ा भाग क्या है, वो उत्तर डायरेक्शन में ही स्थित है। ये जो है यहाँ पे लगभग 3 महाद्वीप आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे कहाँ है, उत्तर में ही स्थित है। एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका। इसलिए कहा गया कि पृथ्वी का बहुत बड़ा महाद्वीपीय भाग जो है वो कहाँ है, उत्तर की ओर स्थित है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि एशिया जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछे तो आप क्या बताओगे कि एशिया महाद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग में सिर्फ एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप, अगर सिर्फ एशिया महाद्वीप की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, ये पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। आप वर्ल्ड मैप से भी समझ सकते हो। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगर आप मैप में गौर से देखोगे तो क्या होगा कि वहां से आपको नजर आएगा कि कर्क रेखा जो है वो क्या है, वो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, एशिया का जो पश्चिम वाला भाग है उसमें एक यूराल पर्वत है, जिसके कारण क्या है, ये यूरोप से अलग हो जाता है। ठीक है, एशिया और यूरोप अलग हो जाते हैं किसके कारण, यूराल पर्वत के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इन सबको आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, मतलब कि यूरोप प्लस एशिया, इसे क्या कहा गया है, यूरेशिया कहा जाता है। तो जब आप टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें भी इन सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना रहेगा। टेक्टोनिक थ्योरी जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जो कि हर क्लास में इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है वो। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप महाद्वीप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो वो एशिया होगा, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप, वो कहाँ स्थित है, वो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, जो कि आपको मैप में भी दिखा होगा। ये पैराग्राफ पूरा करने के बाद मैं फिर से आपको मैप से भी समझाऊंगी। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यह क्या है, तीनों तरफ से किस चीज से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। यह वर्ल्ड मैप में इसको देखा जा सकता है एवं इसकी स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसे वर्ल्ड मैप से भी देख लेते हैं। यूरोप की स्थिति यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये रहा हमारा यूरोप। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, और बीच में जो ये स्काई कलर दिख रहा है आपको जो फिल किया हुआ, वो सारा क्या है, वो सारा महासागर को इंडिकेट कर रहा है। ये सारे जो लाइन है, ये सारे कलर जो फिल किए गए हैं स्काई कलर, ये सारा क्या है, वो महासागर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी अगर आपको बड़े मैप में देखोगे तो आपको पता चला यहाँ पे क्या है, भूमध्य सागर है। ये यूरोप के जस्ट साउथ की तरफ क्या है, भूमध्य सागर है। इसलिए कहा गया है कि ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ। देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये इस कॉर्नर पे बस ये भाग इसका यहाँ तक बस एक तरफ से ये जल से घिरा हुआ नहीं है, बाकी ये तीनों तरफ से ये क्या है, ये हर तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, बस यहाँ से ये स्थल से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। और ये क्या है, आर्कटिक महासागर है, जिसके बीच से होकर ये गुजरती है, ये यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इन चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
मैं जो भी बता रही हूँ इसलिए मैं बार बार एक दो बार रिपीट कर दे रही हूँ इन चीज़ों को, ताकि आपको याद रहे। बहुत ही छोटे छोटे से इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट, ये याद भी होना चाहिए आपको और समझ में भी आना चाहिए अच्छे से। ये बेसिक चीज़ आपकी क्लियर रहेंगी, तभी आगे के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका क्या है? एशिया के बाद क्या आता है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप ये विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत वृत्त कहे या 0 डिग्री अक्षांश, ये दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करती है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कहीं पे भी आप लिखा हुआ विषुवत वृत्त देखो या 0 डिग्री अक्षांश, दोनों सेम ही होती है। ठीक है, इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से क्या कहा जा रहा है? विषुवत वृत्त के लगभग मध्य भाग से होकर अफ्रीका महाद्वीप गुजरता है। ये आपको ऊपर मैप में भी मैं समझाऊंगी, अगर आपने पहले से भी देखा होगा मैप में। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने पीछे भी मैप में दिखाया है, फिर से बता दूंगी आप लोग को कि अफ्रीका महाद्वीप है वो कहाँ है, उसका अधिकांश भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऊपर फिगर में भी दिया गया है। ठीक है, पहले इस पैराग्राफ को हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर फिगर में सारी चीजों को एक साथ समझेंगे। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होके कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। जाहिर सी बात है कि जब से अगर अफ्रीका महाद्वीप के सेंटर में अगर विषुवत वृत्त होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कर्क रेखा भी होगा और मकर रेखा भी। कर्क रेखा कहाँ होगा? उसके नॉर्थ में, जो विषुवत वृत्त है उसके नॉर्थ में कर्क रेखा होगा और साउथ में मकर रेखा है। ये तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, याद भी होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं सहारा का रेगिस्तान। सहारा का रेगिस्तान जो है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है, तो क्या हम बताएंगे उसे कि ये सहारा का रेगिस्तान है। ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और ये स्थित कहाँ है? तो अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है और वो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप के बारे में हमने पढ़ा था क्या कि वो 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप है ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, समुद्र एवं महासागरों से। यहाँ लिखा भी गया है कि समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है चारों तरफ से। इसे इमेज के द्वारा भी बताया गया है, मैं इमेज से समझाऊंगी सारी चीजों को। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी क्या होता है? नील नदी, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होके गुजरती है। तो ये चीज आप जब पिक्चर देखोगे, वर्ल्ड मैप देखोगे, तो ये चीज इजीली आप बता दोगे। चलिए एक बार मैप से हम इन सारी चीजों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अफ्रीका कहाँ है? ये रहा हमारा अफ्रीका कहाँ है, और इसके बीच में सेंटर ये रहा। ये क्या है? विषुवत वृत्त, या इसे कह लीजिए 0 डिग्री अक्षांश। और इसके ऊपर क्या कहा जा रहा है? ये कर्क रेखा, ये का अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है ना, यहाँ दिख रहा होगा आपको। और यहीं पे इंडिकेट किया है, ये क्या है? सहारा मरुस्थल, जो कि सबसे गर्म मरुस्थल है विश्व का, जो कि कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। और जस्ट इसके विषुवत वृत्त के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये रहा मकर रेखा। तो ये मकर रेखा की जो लाइन है ये भी कहाँ है? ये नीचे अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और बात करें हम कि ये चारों तरफ समुद्र एवं महासागरों से घिरी हुई है, तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ये समुद्र है, महासागर है, ये सारे महासागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हमारा लाल सागर है। यहाँ पे लाल सागर है, ये हिंद महासागर और ये अटलांटिक महासागर। ठीक है, विषुवत वृत्त यहाँ हो गया। यहाँ पे मकर रेखा की लाइन भी आप देख लिए यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि ये मैप से आपको समझ में आ गया होगा कि अफ्रीका महाद्वीप की एग्जैक्ट स्थिति क्या है वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से एक बार अच्छे से इसे खुद से भी समझ लेना। ये वीडियो
जब कंप्लीट हो जाए तो इस मैप को आप फिर से खुद से देखना और सारी चीज़ों को खुद से बोल के पढ़ने की कोशिश करना और समझना, तब ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए यहीं अगर हम बात करें ये उत्तर अमेरिका, तो ये उत्तर अमेरिका क्या है हमारा, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका क्या है, विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन है, ये एशिया महाद्वीप, दूसरा हमारा है अफ्रीका महाद्वीप और तीसरा में है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये जो ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है ये क्या है, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की, जो कि क्या है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये उत्तर अमेरिका के बारे में मैंने पीछे भी डायग्राम बताया था आपको, ये वर्ल्ड मैप के बारे में जब बता रही थी तो बताया था कि ये क्या है, ये एक संकीर्ण स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। कौन, ये दक्षिण अमेरिका। अगर यहाँ से ये जुड़ा नहीं होता तो ये क्या होता, ये संकीर्ण मार्ग से जुड़ाव अगर नहीं होता तो ये दोनों अलग अलग होते। तो यहाँ पे जो ये जुड़ाव है इसे क्या कहा जाता है, जिसके कारण ये जुड़े हुए हैं इसे क्या कहा जाता है, संकीर्ण स्थल कहा जाता है। क्योंकि ये स्थल के जरिए ही जुड़े हुए हैं इसलिए इसे संकीर्ण स्थल कहा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दक्षिण अमेरिका है और यहाँ पे अंटार्कटिका है, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 7 महाद्वीप आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा। और सबसे बड़ा अगर पूछे तो एशिया महाद्वीप, सेकेंड पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा और थर्ड में हमारा उत्तर अमेरिका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है। ठीक है, तो इस तरह करके कुल मिला के हमारे 7 महाद्वीप है, जो कि वर्ल्ड मैप से आप लोग को समझ में आ गया होगा इजीली। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखते हैं कि इनसे जुड़ी क्या क्या फैक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ देखते हैं उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि मैंने अभी इमेज में आपको बताया। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ, संक्रिय कहने का मतलब कि पतला सा स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा कि उस जल संधि का नाम क्या है, सॉरी जल संधि नहीं, स्थल संधि होगा, कि पनामा स्थल संधि जो है उसका नाम दिया गया है। जिस स्थल संधि से उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है वो पतला सा जो स्थल है उसे नाम दिया गया है पनामा स्थल संधि का। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से क्या है, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महाद्वीप, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो है वो पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। क्यों कहा गया है ऐसा, आपने पीछे इमेज में देखा ही होगा। ठीक है, कि इसकी उत्तरी अमेरिका की एग्जैक्ट स्थिति क्या है। ये रहा उत्तर अमेरिका और ये हमारा दक्षिण अमेरिका। तो कहा जा रहा है कि इसकी दिशा क्या है, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में है उत्तर अमेरिका। ठीक है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ये महाद्वीप क्या है, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो वो 3 महासागर कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा उत्तर अटलांटिक महासागर। ठीक है, जो कि कहाँ है, जो कि हमारा इस तरफ होगा, वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिएगा पीछे। ठीक है, कि यहाँ पे उत्तर अटलांटिक महासागर होगा और इस तरफ जो होगा वो उत्तर प्रशांत महासागर है। यहाँ पे उत्तर प्रशांत महासागर है। और नीचे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके पास देखा जाए दक्षिण अमेरिका के पास, तो यहाँ पे क्या है, दक्षिण प्रशांत महासागर है। यहाँ पे दक्षिण प्रशांत महासागर है, शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ दक्षिण प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तर अटलांटिक महासागर है। इस तरफ क्या हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर है। और इसके जस्ट वेस्ट तरफ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रशांत महासागर। यहाँ पे उत्तर प्रशांत महासागर क्यों कहा जा रहा है उत्तर प्रशांत, क्योंकि ये उत्तर अमेरिका कहाँ है, हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये दक्षिण अमेरिका हमारा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि ये तीनों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं।
तो जो मैंने अभी बताया वही तीनों नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है। कहा जा रहा है इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है। तो इसके पूर्व और पश्चिम की बात जब करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके पूर्व में हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक। और जैसे पश्चिम की बात करेगा तो ये दक्षिण महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा और यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो आई होप कि ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की एग्जैक्ट स्थिति वर्ल्ड मैप में क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी। और इस स्थल संधि का नाम भी आपको याद होगा। क्या नाम बताया था मैंने? पनामा स्थल संधि। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जल संधि को लेके। देखते हैं, पानी का संकरा भाग होता है। जल संधि क्या होता है? वो पानी का संकरा भाग होता है। जैसे कि स्थल संधि के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि स्थल संधि भी क्या है, वो पतला सा मार्ग के सहारे जुड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? संकरा भाग, मतलब पतला सा को भाग। उसी तरह जल से अगर जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे कि वो जल संधि है, जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता हो। जैसे समुद्र और महासागर को एक पतला सा मार्ग से जोड़ता हो, संकरा भाग से जोड़ता हो, तो उसे क्या कहेंगे? हम जल संधि कहेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिया गया है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ क्या है, ये जो है ये स्थल संधि नहीं है, बल्कि यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये जल संधि है, तो इसका नाम बताना है। बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चन के आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं वहीं पे आपको सही आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो क्या है? एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर पूछे तो वो एंडीज होगी। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज पर्वत क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये भी आप याद रखिए कि एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अफ्रीका में क्या दिया गया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी पूछे तो वो नील नदी होगी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और जब पूछे सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो अमेजन नदी होगी जो कि कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे अच्छे से, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जब भी आप कोई भी बड़ी थ्योरी को पढ़ो तो छोटी चीज के कारण आपको परेशान ना होना पड़े। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं लास्ट महाद्वीप के बारे में, जो कि है ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है और मैंने आपको पहले बताया भी है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में अगर पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और ये क्या है? चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप की, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आपने मैप में देखा भी होगा, मैंने भी बताया था आपको कि अंटार्कटिका महाद्वीप, व्हाइट वाला जो पार्ट था वो क्या था? अंटार्कटिका महाद्वीप था हमारा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव जो है वो क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ रहता है। क्या कहा जा रहा है कि वो अंटार्कटिका महाद्वीप के बिल्कुल सेंटर में स्थित होती है दक्षिण ध्रुव जो है, इसलिए वो बर्फ की मोटी परतों से ढकी हुई रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, मतलब कि यहाँ कोई भी मानव परमानेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। बहुत से देश के क्या स्थित है यहाँ पे? रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर यहाँ स्थित है, लेकिन परमानेंट वहाँ पे लोग बसते नहीं हैं, रहते नहीं हैं। ठीक है, भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। भारत का भी शोध संस्थान एक है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में
स्थापित है, इसके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। उसका नाम क्या है? जो कि रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका महाद्वीप में इंडिया का बसा हुआ है, उसका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने पूरा चैप्टर आज बताया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जलमंडल एवं वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो आज हमने सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ा, ठीक ना, वर्ल्ड मैप को समझा। तो ये क्लास खत्म होने के बाद आप ये पूरी चीजों को आप दोबारा से एक बार और वीडियो देख लो, या खुद से वर्ल्ड मैप लेके बैठो आप एक जगह, और सारी चीजों को आप उसमें टिक करके खुद ही सॉल्व करो, खुद ही याद करो बार बार उसे, कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी बड़ी नदी है, कौन सा हमारा गर्म स्थल है, रेगिस्तान है, हमारा गर्म रेगिस्तान कहाँ पे है। ठीक है, उत्तर अमेरिका का स्थिति क्या है, मतलब सारे महाद्वीपों की स्थिति क्या है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से महासागर से घिरे हुए हैं। ठीक है, कौन से महासागर से घिरे हैं, कौन सा स्थल से जुड़ा है, कौन सा जल से जुड़ा है। तो इन सब चीज़ों को आप खुद से उसमें मार्क करो और खुद से बार बार प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अब बार बार भूलोगे नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।